हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम हमारा नया चैप्टर कैपेसिटेंस शुरू करेंगे। ओके, तो देखिए कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस को हम बोर्ड लेवल से लेकर जेई लेवल तक लेके जाएंगे। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैं एडवांस के भी करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस एक्चुअली में क्या है? एबिलिटी है of conductors to store charge। किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो चार्जेस को क्या करती है? स्टोर। अब बात ये है, अगर वो चार्ज को स्टोर करेगी तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एसोसिएट होगा। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टोरेज के बारे में बात होगी। अगर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। चार्ज तो स्टोर करेगा ही करेगा, उसके साथ में वो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी स्टोर करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को भी स्टोर करेगा। ओके, बात यह है कंडक्टर विच स्टोर मोर चार्ज, इट मींस उसकी जो कैपेसिटेंस है वो हाई है। कैपेसिटेंस का सिंबल है सी, कैपिटल सी। और जो कंडक्टर कम चार्ज स्टोर करेगा उसकी कैपेसिटेंस क्या है? स्मॉल। ओके, हर कंडक्टर की एक मैक्सिमम लिमिट होती है चार्ज को स्टोर करने की। ठीक है, एवरी कंडक्टर हैव अ मैक्सिमम लिमिट टू स्टोर चार्ज। कोई कंडक्टर कम चार्ज स्टोर कर पाएगा, कोई ज्यादा। यानी हर एक कंडक्टर की क्या होगी? एक लिमिट होगी। ओके, अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये मैक्सिमम लिमिट क्यों कही गई है ये हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात देखो, अगर ये कोई कंडक्टर है, मैक्सिमम लिमिट स्टोर करने के बाद होगा क्या? ये कंडक्टर है और इसके साइड में कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? इंसुलेटिंग मीडियम। फॉर एग्जांपल एयर बोल दिया आपने, एयर। ठीक है, अब क्या हुआ? मान लो ये कंडक्टर क्या वो नोट चार्ज स्टोर कर सकता है? ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। मैक्सिमम होगा क्या? अगर इसको हमने क्यू चार्ज दिया, हमने क्या दिया? क्यू चार्ज। अगर क्यू की वैल्यू लेस देन होगी क्यू नोट से, या इक्वल भी लगा लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं होगा, नो इशू एट ऑल। बट अगर जो चार्ज आपने दिया है उसकी वैल्यू क्यू नोट से क्या होगी? है ज्यादा। क्यू नोट से क्या होगी? है ज्यादा। तो एक्स्ट्रा चार्ज विल लीक आउट थ्रू सराउंडिंग। तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो सारा का सारा सराउंडिंग में लीक कर जाएगा। ठीक है, इसको कोरोना डिस्चार्ज भी बोलते हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से हुआ है, अभी सुन लीजिए। कोरोना डिस्चार्ज भी बोल देते हैं।
नाम की कोई इतनी सी भड़क नहीं है, बस समझिए। इस बात को ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर। आपने इसको क्यू चार्ज दिया। अगर ये कंडक्टर है तो फर्क नहीं पड़ता सॉलिड कंडक्टर है या होलो कंडक्टर है, सारा का सारा चार्ज कहां पे रहेगा, इसके सरफेस पे। सारा का सारा चार्ज कहां पे रहेगा, इसके सरफेस पे। क्योंकि हमें पता है कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी भी है कि सारा चार्ज जो आप कंडक्टर को दोगे कहीं पे भी दो, वो सारा का सारा कहां पे आ जाएगा, उसके सरफेस पे आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, उसके सरफेस पे आ जाएगा। अब अगर सरफेस पे आ जाएगा तो ध्यान से सुनो, अगर ये आइसोलेटेड है, क्या है, आइसोलेटेड, यानी किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हमें पता है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर। थोड़ा सा सीधा बना देता हूं, यहां पे ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर, यहां पे ऐसे होगा परपेंडिकुलर ही, यहां पे भी ऐसे होगा, यहां पे भी ऐसे होगा, एंड लाइक दिस। सरफेस पे क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। अब क्या हुआ कि यहां पे जो ये मीडियम था, इंसुलेटिंग मीडियम, तो इसके मॉलिक्यूल्स तो होंगे ऑब्वियसली। अब क्या हुआ भाई, यहां पे इसके मॉलिक्यूल्स हैं। शुरू में तो क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो क्या होगा, एट द सेम प्लेस होगा, यानी उसमें पोलराइजेशन नहीं होगी। ओके। अब क्या हुआ, अगर आप चार्ज को बढ़ाते जा रहे हैं, अगर चार्ज को बढ़ाते जा रहे हैं तो इसका जो पोटेंशियल है वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज। क्योंकि अगर स्फेरिकल है तो उसके पोटेंशियल की वैल्यू होती है के क्यू बाय आर, वेयर आर इज इट्स रेडियस। तो अगर वोल्टेज बढ़ती जा रही है, वोल्टेज बढ़ती जा रही है तो जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज। वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज। होगा क्या, एक लिमिट के बाद ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पोलराइज, पोलराइज होगा। यानी इसके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और इसके नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या हो जाएगा, अलग अलग। क्या हो जाएगा, अलग अलग। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है और हमें पता है F इज इक्वल टू क्यू ई। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अब देखिए, यानी यहां पे प्लस आ गया और यहां पे क्या आ गया, माइनस। समझने के लिए, इसके ऊपर फोर्स लगा क्यू ई इस डायरेक्शन और इसके ऊपर फोर्स लगा क्यू ई नेगेटिव डायरेक्शन। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओगे इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड उतना बढ़ता जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि जो मॉलिक्यूल है ये स्प्लिट हो जाएगा पॉजिटिव में और नेगेटिव में, और ये पॉजिटिव उस तरफ गया, नेगेटिव यहां पे आ जाएगा। और आप चार्ज बढ़ा रहे हो और इसी प्रोसेस में नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर एक्युमुलेट हो रहा है, तो ये चार्ज को फर्दर बढ़ने नहीं देगा। हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, हमने इसको क्या दिया, पॉजिटिव चार्ज, बट इन मॉलिक्यूल्स ने स्प्लिट होके यहां पे क्या रख दिया, अपना नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से जो इंक्रीज कर रहे थे आप इसके चार्ज के मैग्नीट्यूड को, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक लिमिट के बाद इसमें और चार्ज दिया नहीं जा सकता। ओके। तो ये है कि हर कंडक्टर की एक मैक्सिमम कैपेसिटी है चार्ज को होल्ड करने की। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके। अब इसमें एक चीज और आप देख सकते हैं, अब इसमें अगर ध्यान से एक चीज देखें कि इस मीडियम को पहले इंसुलेटिंग मीडियम कहा गया था। ओके। क्योंकि इसके पास एक मायने में कहें तो पहले कोई फ्री चार्जेस नहीं थे। ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहां पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गए, फ्री चार्ज हो, क्या हो गए, फ्री चार्ज। समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज इधर गया और नेगेटिव चार्ज इधर गया, तो कन्वेंशनल करंट के हिसाब से अगर देखा जाए, जिधर पॉजिटिव चार्ज जाता है उधर ही क्या जाता है, करंट, उधर ही क्या जाता है, करंट। तो एक प्रकार से इस इंसुलेटिंग मीडियम के अंदर क्या आ गया है,
करंट फ्लो हो गया है, क्योंकि अगर चार्जेस फ्लो हो गए तो ऑब्वियसली क्या होगा, करंट फ्लो हो गया। तो ये जो इंसुलेटिंग मीडियम है ये कन्वर्ट हो गया है किसमें, कंडक्टिंग मीडियम में। किसमें, कंडक्टिंग मीडियम में। तो यहां पे समझ में आ गया कि जितना और जितनी इसकी लिमिट थी मैक्सिमम इसने चार्ज को क्या किया, होल्ड किया। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रहा था। अब जैसे जैसे आप चार्ज को बढ़ाते जाओगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम है एक टाइम पे पोलराइज होंगे, और अगर फर्दर भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया तो पोलराइजेशन होने के साथ साथ ये स्प्लिट भी हो जाएंगे। स्प्लिट होंगे तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आया, तो जो चार्ज बढ़ा रहे थे वो दोबारा से फिर क्या हो गया, कम हो गया। ओके, अब इसके बाद एक चीज हमें पता है कि जो सिग्मा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। आई थिंक यू ऑल नो इट वेरी वेल। अगर एक सिमेट्रिक शेप का स्फीयर है या कंडक्टर है तो यहां पे आरसी क्या होगा, कांस्टेंट, यानी हर जगह का आरसी क्या रहेगा, सेम। अगर ये आइसोलेटेड है तो मैं आइसोलेटेड के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, ओके, आइसोलेटेड के बारे में, यानी कि यहां पे जितना भी चार्ज देंगे वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। बट अगर एक ऐसा कंडक्टर लिया जाए जिसमें अनसिमेट्री है, अनसिमेट्री है फॉर एग्जांपल कि ये कुछ ऐसा और ऐसा कर लेते हैं, इस जगह पे चार्ज अगर देंगे तो ऑब्वियसली रहेगा तो सरफेस पे, ऑब्वियसली कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, बट यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट डिफरेंट है। सबसे कम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां पे है, यहां पे है, इस जगह पे सबसे कम रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो इसका मतलब सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। और हमें पता है कंडक्टर के सरफेस के जस्ट बाहर, कंडक्टर के सरफेस के जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है भाई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, वेयर सिग्मा इज लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी। अलग अलग जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे वहां पे फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और वहां पे सिग्मा क्या होता है, लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहां पे आरसी सबसे कम तो यहां का सिग्मा सबसे ज्यादा। चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ बट नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबसे ज्यादा यहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सबसे ज्यादा, क्योंकि आरसी बहुत कम है, बहुत ही कम, ऑलमोस्ट जीरो। तो अगर यहां चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट हुआ है तो यहां के आसपास के जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी स्प्लिट करेंगे, यानी यहां पे इस पूरे के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा अगर कहीं मीडियम के मॉलिक्यूल्स का आयनाइजेशन होगा, आयनाइजेशन मतलब स्प्लिट होना, तो यहां पे होगा। तो सबसे पहले यहां के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। यहां के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, स्प्लिट। यहां पे मैं जितना चार्ज दे पा रहा था यहां पे मैं उतना चार्ज नहीं दे पाऊंगा, ठीक है कि नहीं है। अगर सिमेट्रिक शेप होगी, क्या होगी, सिमेट्रिक शेप, अगर कंडक्टर की सिमेट्रिक शेप होगी तो इसका मतलब हम ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएंगे। अगर हम ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएंगे तो उसकी कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी, हाई। क्या हो जाएगी, हाई। अगर अनसिमेट्रिक शेप है, अगर अनसिमेट्रिक शेप है तो इस जैसे केस में यहां के मॉलिक्यूल, यहां के नहीं बल्कि यहां के जल्दी आयनाइज हो जाएंगे और रीजन के मुकाबले। अगर एक ही जगह आयनाइज हो गया तो यहीं से चार्ज का क्या हो जाएगा, लीक आउट हो जाएगा एक तरफ से, यानी कि यहां पे चार्ज दोबारा से कम होना शुरू हो जाएगा। तो जितना चार्ज दोगे सारा का सारा यहां पे क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, मतलब आयनाइज नहीं, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सॉरी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि यहां का नेगेटिव आके इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल। क्या कर देगा, न्यूट्रल। तो क्या हुआ, अगर अनसिमेट्रिक शेप है तो इसका मतलब मैं चार्ज कम स्टोर कर पाऊंगा। अगर मैं चार्ज कम स्टोर कर पाऊंगा तो यहां की कैपेसिटेंस भी क्या होगी, स्मॉल। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। अगर
शेप सिमेट्रिक है तो ज्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है, अगर शेप अनसिमेट्रिक है तो कम चार्ज स्टोर होगा। और सेम केस किसके लिए है? उनकी कैपेसिटेंस के लिए। ओके, अब बात कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। इसकी बात कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देखिए भाई, बहुत टाइम बाद मैं ऑनलाइन वीडियोस बना रहा हूं, ठीक है? तो अगर कहीं पे भी आपको अपनी सलाह देनी है, कहीं आपके पास अच्छे थॉट्स हैं, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि मेरे को भी पता चले, क्योंकि मैं इस मामले में अभी मेरे को इतना ज्यादा सा नॉलेज नहीं है। डाई इलेक्ट्रिक STREN डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, देखिए भाई, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मिनिमम वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मिनिमम वैल्यू जिसकी वजह से मीडियम के पार्टिकल्स आयनाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आयनाइज। ओके, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर समझते हैं। मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड required to split the molecules of medium। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मिनिमम वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मिनिमम वैल्यू जिसकी वजह से, जिसको अचीव करते ही मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? स्प्लिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्प्लिट हो जाएंगे। और जो मीडियम इंसुलेटिंग था वो किस में बदल जाएगा? कंडक्टिंग मीडियम में। तो इसी बात को दूसरी भाषा में इस तरह से भी लिख सकते हैं, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट insulating medium into conducting medium। देखिए, अगर मीडियम के मॉलिक्यूल्स, अगर मीडियम के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, यानी स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे वो, तो उस केस में वी नीड मोर इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नीड मोर इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि उसके जो मॉलिक्यूल्स उनको स्प्लिट किया जा सके। यानी कि इस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? हाई है। क्या है? हाई। अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई है तो बड़ी आसानी से टूटेंगे नहीं, तो और ज्यादा चार्ज दे सकते हैं, ज्यादा चार्ज दे सकते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? हाई। क्या हो जाएगी? हाई। अगर मॉलिक्यूल्स लूजली बाउंडेड है, उनके बीच में जो बॉन्ड है वो बड़ा ही लूज है, तो हमें वी नीड लेस इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नीड लेस इलेक्ट्रिक फील्ड। कम इलेक्ट्रिक फील्ड में ही वो स्प्लिट हो जाएंगे, तो इसका मतलब उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ स्मॉल है। कम चार्ज देते ही इलेक्ट्रिक फील्ड ने उतना अपनी वैल्यू को कर लिया कि इन्होंने मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया है? स्प्लिट कर दिया। मीडियम के मॉलिक्यूल को क्या कर दिया है? स्प्लिट, उनमें आयनाइजेशन ला दी है। तो इसका मतलब हम ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर पाएंगे कंडक्टर के पास, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? स्मॉल। बड़ी खास बात है कि एक ही स्फीयर को, एक ही मेटेलिक स्फीयर को किसी और मीडियम में रखिए तो वो अलग अमाउंट का चार्ज स्टोर करेगा, और उसको दूसरे मीडियम में रखिए तो वो अलग अमाउंट का चार्ज स्टोर करेगा। तो मतलब जो मीडियम क्या कहते हैं, जो कैपेसिटेंस है कंडक्टर का,
वो सबसे पहली बात तो समझ में आ गई, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिस मीडियम ने उस कंडक्टर को क्या कर रखा है, सराउंड कर रखा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर कहें तो किसकी प्रॉपर्टी है, मीडियम की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, मीडियम की प्रॉपर्टी है। और इसने हमें बता दिया कि किस कंडक्टर का कितना कैपेसिटेंस होगा, वो कितना चार्ज स्टोर करेगा, वो इस बात के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि उसको किस मीडियम के अंदर प्लेस कर रखा है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, किन किन चीज के ऊपर कंडक्टर की कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। सबसे पहला शेप, साइज एंड जियोमेट्री, कि जो कंडक्टर है उसका शेप कैसा है, उसका साइज कितना है। ये शेप एंड साइज वाला अभी थोड़ी सी देर में एक्सप्लेन भी कर दूंगा, फॉर्मूला डिराइव करूंगा, उसमें पता भी चल जाएगा। और उसकी ज्योमेट्री कैसे, ज्योमेट्री मैंने कहा था अगर सिमेट्रिक है तो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, कैपेसिटेंस ऑब्वियसली क्या होगी, ज्यादा। अगर अनसिमेट्रिक है, कहीं ना कहीं आरसी बहुत स्मॉल है, तो वहां पे जल्दी से क्या हो जाएगा, उसके आसपास का मीडियम जल्दी आयनाइज हो जाएगा। और साथ के साथ ये डिपेंड करता है मीडियम विच सराउंड्स कंडक्टर। इस मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है जो उस कंडक्टर को क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी होगी। ओके, आइसोलेटेड, ये याद रहे जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर था, इसको मैंने क्यू चार्ज दिया, इसको कितना क्या दिया, क्यू चार्ज, तो उसकी वजह से इसकी पोटेंशियल हुई के क्यू बाय आर। आर इसकी क्या है, रेडियस है, सिमेट्रिक शेप थी तो आर रेडियस है, जो थ्रू आउट इसके लिए कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका। तो बात क्या हुई, मैंने देखा जितना चार्ज दूंगा उतनी इसकी पोटेंशियल क्या होगी, इंक्रीज। तो जो हम लिख सकते हैं क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो इसका मतलब क्यू इक्वल टू समथिंग ऑफ वी, क्यू इज इक्वल टू समथिंग ऑफ वी। इस समथिंग को ही क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस। क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला हुआ वो क्या होगा, क्यू बाय वी। ऑल्दो इस कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में चार्ज भी है और पोटेंशियल भी है, बट इसकी वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। ना ये इसकी जो वैल्यू है कैपेसिटेंस की वैल्यू, ना तो ये चार्ज के ऊपर डिपेंड करती, एंड नॉट ऑन वोल्टेज या पोटेंशियल। नॉट ऑन पोटेंशियल सही रहेगा, पोटेंशियल ना लिख के मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं, थोड़ी देर के बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। ऑल्दो कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में चार्ज भी है और पोटेंशियल भी है, बट इसकी वैल्यू फिर भी ना तो चार्ज के ऊपर डिपेंड करती, ना ये पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती। क्यों, क्योंकि जब पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने इसके लिए लिखा, वो लिखा के क्यू बाय आर। ओके, अगर चार्ज को जितना बढ़ाओगे, आर तो कांस्टेंट है, चार्ज को जितना बढ़ाओगे, जितना गुना बढ़ाओगे, लेट से 2 गुना कर दिया, 2 टाइम कर दिया, तो चार्ज अगर 2 टाइम हुआ ऑन द सेम नोड, पोटेंशियल भी कितना हो गया, 2 टाइम।
तो जितना बढ़ाया ऊपर और नीचे से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कम से कम इनके ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है कि नहीं है। तो किस बात के ऊपर डिपेंड करेगी हम देख लेंगे। तो C इज इक्वल टू क्या बाय V। अब बात क्या होती है, जो कैपेसिटेंस है सबसे पहले तो क्या है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ओके। और अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं, इसकी SI यूनिट अगर मैं यहां से देखूं तो क्या है, कूलम बाय वोल्टेज, वोल्ट, कूलम बाय वोल्ट, कूलम बाय वोल्ट। भाई साहब इसको हम बोल सकते हैं फैराड, ठीक है। तो कैपेसिटेंस की जो SI यूनिट है वो क्या है, फैराड। क्या है, फैराड। इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका डायमेंशन फॉर्मूला यानी कैपेसिटेंस का अगर डायमेंशन फॉर्मूला हम देखेंगे तो लिखना पड़ेगा चार्ज बाय पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस याद हो तो ये एक्चुअली में क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये बन गया है भाई C का जो कैपेसिटेंस है, और C का जो डायमेंशन फॉर्मूला है, सॉरी, क्या उस स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला अपॉन में वर्क डन का डायमेंशन। क्या उस स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर T स्क्वायर, वर्क डन का हम बड़े अच्छे से पता है M1 L2 T की पावर -2। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या बना, M-1 L-2 A2 T + 4। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इससे। एक छोटी सी बात देखिए, कैपेसिटेंस एक्चुअली में क्या है। कैपेसिटेंस बेसिकली क्या है, चार्ज स्टोर्ड, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, कि पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर रहा है। देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, इसको रब करता हूं, क्वेश्चन हम करेंगे, इसका थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा फिर, ठीक है, कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को बोल रहा हूं। मान लीजिए दो कंडक्टर है, इसके पास फॉर एग्जांपल क्या वन चार्ज है 20 मिली कूलम, और इसकी वोल्टेज है 4 वोल्ट। वोल्टेज कितनी है, 4 वोल्ट। इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C1। दूसरा जो कंडक्टर है उसकी कैपेसिटेंस C2 है, उसका जो चार्ज है वो मैंने बोल दिया -60 मिली कूलम, और जो उसका वोल्टेज है वो मैंने बोल दिया -3 वोल्ट। तो मैं आपसे पूछूं कि C1 कैपेसिटेंस ज्यादा है या C2, तो C इज इक्वल टू क्या बाय V, तो C1 इज इक्वल टू क्या 1 बाय V1। तो ये कितना आ गया भाई, आई थिंक ये आ गया 5, इसको लिख देते हैं 20 मिली कूलम अपॉन में 4 वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट तो बन गया फैराड, कितना बन गया है, फैराड, तो आ गया 5 मिली फैराड। C2 Q2 बाय V2, Q2 बाय V2, Q2 कितना है, Q2 है -60 मिली कूलम, और ये है -3 वोल्ट। वही कूलम पर वोल्ट तो कैपेसिटेंस यानी फैराड, माइनस माइनस गया तो आ गया 20 मिली फैराड। यानी यहां से तो साफ साफ दिख रहा है कि C2 इज ग्रेटर देन C1, C2 इज ग्रेटर देन C1। तो क्या इसका यह मतलब है कि अगर ज्यादा चार्ज स्टोर किया तो ज्यादा कैपेसिटेंस आया? तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, यही लिख देता हूं।
पहले में तो हमें साफ साफ दिख रहा था कि ज्यादा चार्ज स्टोर है तो ज्यादा कैपेसिटेंस आया। दूसरा करते हैं, फॉर एग्जांपल Q1 की वैल्यू को अगर मैं बोल दूं 2 मिली कूलम और V1 को मैं बोल दूं 0.2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, और अगर यहां पे Q2 की वैल्यू को मैं बोल दूं 10 मिली कूलम और इसकी वोल्टेज को बोल दिया, इसकी वोल्टेज को मैं बोल देता हूं 5 वोल्ट, क्या बोल दिया 5 वोल्ट। तो बताइए C1 किसके को लाएगा, Q1 बाय V1, तो 2 मिली कूलम अपॉन 0.2 वोल्ट जो फैराड। आई थिंक इसको अगर मैं देखूंगा तो ये 10 मिली फैराड आ गया। कितना आ गया, 10 मिली फैराड। सिमिलरली अगर मैं C2 की बात करूं तो C2 आ गया भाई 10 मिली कूलम बाय 5 वोल्ट, तो ये आ गया 2 मिली फैराड। ध्यान से देखिए यहां पे C1 ग्रेटर है C2 पे, और ऑल्दो Q1 कम था Q2 से, तो ये नहीं कि किसने ज्यादा चार्ज स्टोर किया उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है, ना 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 ना, आपको ये देखना है कि कौन ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। क्वेश्चन में देखिए इसने 2 मिली कूलम को स्टोर कर लिया सिर्फ 0.2 वोल्ट लगाने से, और इसने 10 मिली कूलम को स्टोर किया है जब 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया। तो ज्यादा चार्ज ज्यादा कैपेसिटेंस कहने में ठीक लगता है, बट अगर देख लिया जाए कि ये देखना पड़ेगा कि नहीं जो उसने चार्ज स्टोर किया है कितना चार्ज स्टोर किया है पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिर्फ चार्ज को देख के आप अनुमान मत लगाइए कि इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। ये कुछ इसी तरह की कहानी है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसा समझ लीजिए कि एक बकेट है, ठीक है, ये बकेट है 5 लीटर की, ये बकेट है 5 लीटर की, और इसने फॉर एग्जाम्पल 4 लीटर पानी स्टोर कर लिया। कितना कर लिया, 4 लीटर पानी स्टोर कर लिया। यहां तक फिल होगी ये बिल्कुल ऑलमोस्ट 4/5 पार्ट इसका कंप्लीट हो गया, कवर हो गया है, सिर्फ 1/5 पार्ट ही इसका एम्प्टी है। उसी जगह पे एक बड़ी बकेट है फॉर एग्जाम्पल 20 लीटर की, कितने की, 20 लीटर की, और इसने सिर्फ और सिर्फ 2 लीटर ही पानी को स्टोर किया है, सिर्फ 2 लीटर पानी को स्टोर किया है। अब ये देखिए इस बकेट ने ऑब्वियसली 4 लीटर पानी स्टोर किया है, उसने 2 लीटर स्टोर किया है, बट क्या इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है? ऑल्दो वाटर के अमाउंट को तुम 4 से रिलेट कर दो, चार्ज भले ही ज्यादा है बट कैपेसिटेंस अभी भी किसकी ज्यादा है, 20 लीटर वाली बकेट की। ठीक है, तो ये बात नहीं है कि चार्ज ज्यादा तो कैपेसिटेंस ज्यादा, ठीक है, हमें साथ के साथ ये भी देखना पड़ेगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तब जाके कितना चार्ज उसने स्टोर किया। तो कैपेसिटेंस बेसिकली द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, पर यूनिट अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आज इतना ही लेक्चर लेंगे। कोई भी आपके रिव्यूज हैं, कोई भी आपकी बातें हैं जो आप सुझाव मेरे को देना चाहते हो किसी चीज को लेके, ठीक है, तो आप मुझको दे सकते हैं, मैं उन पे काम करने की कोशिश करूंगा। ओके, और लिखने में अगर आपको राइटिंग समझ में ना आए तो वो मेरे को बता सकते हो, लाइटनिंग में कोई इशू है तो वो आप मेरे को बता सकते हो, ऑडियो में कोई आपको इशू है तो आप मेरे को बता सकते हो। एक्चुअली क्या है, मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं है, ठीक है, मैं अकेला ही वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। हो सकता है बीच में कभी कभी आवाज का कुछ इशू हो जाए, क्या पता वीडियो में कुछ इशू हो जाए, ठीक है, मेरे को बार बार चेक करना पड़ता है कि वीडियो ठीक बन रही है या नहीं बन रही है। तो जो भी आपके सुझाव हो आप बताइए, और आराम आराम से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और इस मैटर में मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो हम साथ के साथ इसको और अच्छा अपग्रेड करेंगे। ठीक है, और मैं साथ के साथ आपको
अगले या अगले से 1-2 लेक्चर के अंदर अंदर मैं आपको डीपीपी शेयर कर दिया करूंगा और फर्दर जो आगे की प्लानिंग्स होगी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और खूब मेहनत लगा करके पढ़िए।